तालिबान। तालिबान नाम तो आपने सुना होगा। आज आपको बताऊंगा कि तालिबान का उदय कैसे हुआ। अफगानिस्तान के नक्शे पर सबसे पहले तालिबान 90 के दशक में उभरा। नमस्कार, मैं हूं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। तालिबान। तालिबान नाम तो आपने सुना होगा। आज आपको बताऊंगा कि तालिबान का उदय कैसे हुआ। अफगानिस्तान के नक्शे पर सबसे पहले तालिबान 90 के दशक में उभरा था। उस वक्त देश भयंकर गृह युद्ध की चपेट में था। तमाम ताकतवर कमांडरों की अपनी अपनी सेनाएं थी। सब देश की सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे। अफगानिस्तान पर गहरी समझ रखने वाले पत्रकार अहमद रशीद कहते हैं कि जब उन्होंने तालिबान का नाम सुना तो चौंक गए। उनके जहन में सवाल उठा कि अचानक कौन से ऐसे लोग हैं जो इतने ताकतवर हो गए हैं। रशीद कई दशक से अफगानिस्तान के हालात पर रिपोर्टिंग करते आए हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने पहली बार 90 के दशक में उनका नाम सुना तो चौंक गया। मैं अफगानिस्तान के हर लड़ाके को जानता था, पर तालिबान का नाम पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन अचानक ही अफगानिस्तान में तालिबान बेहद ताकतवर हो गया था। देश की सत्ता पर कब्जे के लिए उन्होंने भी दूसरे लड़ाकों से जंग छेड़ दी थी। उन्हें हर मोर्चे पर जीत भी मिल रही थी। तालिबान ने जनता से वादा किया कि वो देश को ऐसे लड़ाकों से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कुछ ही महीनों में दक्षिणी अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से के लड़ाकों को हथियार डालने पर मजबूर भी कर दिया। तालिबान को पाकिस्तान से हथियार मिल रहे थे। तालिबान के बारे में नई बात यह थी कि उनकी जो इस्लामिक विचारधारा थी वो इससे पहले अफगानिस्तान में नहीं सुनी गई थी। लेकिन चूंकि वो युद्ध से परेशान अफगानिस्तान के लोगों को शांति और अस्थायी हुकूमत दे रहे थे, इसलिए तालिबान को स्थानीय कबीलों का भी साथ मिलने लगा। एक बार अहमद रशीद तालिबान के एक गुट के साथ युद्ध के मोर्चे पर गए। वो ये देखकर हैरान रह गए कि तालिबानी लड़ाके बेहद कम उम्र के थे। कई तो महज 16 से सिर्फ 17 बरस के ही थे। मतलब उनकी उम्र बहुत छोटी थी और काम बहुत बड़े थे। तालिबानी लड़ाके जहां भी जाते थे जश्न का माहौल हो जाता था। अहमद रशीद बताते हैं कि गांव दर गांव जीतते हुए एक दिन वो राजधानी काबुल तक पहुंच गए। 2 साल की घेरेबंदी के बाद 1996 में उन्होंने राजधानी पर कब्जा कर लिया। सत्ता में आने पर तालिबान ने पहला काम किया कि राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को सरेआम फांसी दे दी। अहमद रशीद बताते हैं कि जल्द ही तालिबानी पुलिस ने अपना निज़ाम कायम करना शुरू कर दिया था। औरतों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। तालिबान ने उन्हें जल्द ही देश में गीत संगीत, नाच गाने, पतंगबाजी से लेकर दाढ़ी काटने तक रोक लगा दी थी। नियम तोड़ने वाले को तालिबानी पुलिस सख्त सजा देती थी। कई बार लोगों के हाथ पैर तक काट दिए जाते थे। जल्द ही उन्हें लेकर डर और नफरत का माहौल देश भर में बन गया। मगर सत्ता पर उनकी पकड़ बहुत ही बेहद मजबूत थी। उन्हें हटाना नामुमकिन था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अलकायदा ने आतंकवादी हमले किए। जांच में जब यह पता चला कि इन हमलों की साजिश रचने वालों ने अफगानिस्तान में पनाह ली थी, तो अमेरिका ने तालिबान को चेतावनी दी कि या तो इन आतंकियों को उसके हवाले कर दें या फिर हमले झेलें। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पर हमला बोलने का फरमान दे दिया। कुछ ही हफ्तों के अंदर तालिबान की शिकस्त हो गई। अफगानिस्तान के लोग इस बात से बेहद खुश हुए। खुशी इस बात की थी, उन्होंने राहत की सांस ली कि तालिबान ने सत्ता के साथ साथ लोगों का समर्थन भी गंवा दिया और उन्हें अच्छे लोग अब नहीं माना जाता था। लेकिन इससे तालिबान का खात्मा नहीं हुआ था। तालिबान ने एक बार फिर वापसी की। पैट्रिशिया गॉसमैन ह्यूमन राइट्स वॉच की सीनियर रिसर्चर है। तालिबान की हार के बाद वो अफगानिस्तान गई थी। उस वक्त ये लगा था कि तालिबान का पूरी तरह से खात्मा हो गया है, मगर ऐसा नहीं था। अफगानिस्तान पर नाटो का कब्जा होने के बाद बहुत से तालिबानी लड़ाके अपने अपने गांव चले गए थे। नाटो कमांडरों को यह बात पता थी, वो इनका खात्मा करना चाहते थे। इसके लिए नाटो ने तालिबानी विरोधी लड़कों को हथियार मुहैया कराने शुरू कर दिए। पैट्रिशिया बताती हैं कि वो दौर बेहद बुरा साबित हुआ। जिसे भी जमीन हड़पनी होती थी या किसी महिला से शादी करनी होती थी तो वो इसका विरोध करने वालों को तालिबानी कमांडर कहकर मार देता था। अमेरिकी सेनाओं ने इसे नहीं रोका। नतीजा ये हुआ कि तालिबानी कमांडरों के खात्मे के नाम पर जुल्म की इंतहा हो गई। पैट्रिशिया बताती हैं कि कई लोग बारातों के बारों में नाटो कमांडरों को गलत जानकारी देते थे कि ये तालिबानी लड़ाके हैं।
नाटो के विमानों ने ऐसे कई काफिलों पर बम बरसाकर हजारों बेगुनाहों का खून बहाया। अफगानिस्तान के ताकतवर तालिबान विरोधी लड़ाकों ने पश्तूनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब वो अमेरिकी या नाटो सैनिकों का इंतजार करने के बजाय खुद ही हमले करके लोगों को मारने लगे। पश्तूनों को लगा कि उनका तो इस देश में कोई रहा ही नहीं। वो अमेरिका, नाटो और तालिबान विरोधी लड़ाकों के निशानों पर हो गए। काबुल में बैठी कठपुतली सरकार लाचार थी। अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से में कोई निजाम ही नहीं था, सिर्फ अपनी अपनी सत्ता कायम करने की जंग चल रही थी। ऐसी लाचारी की हालत में पश्तूनों को लगा कि इनसे बेहतर तो तालिबानी राज ही था। 21वीं सदी में भी काबुल में हालात ऐसे थे जैसे लोग मध्य युग में रह रहे थे। उस दौर में सरकारी नौकरी कर रहे काबुल के निमित बेजान कहते हैं कि लोग सरकारी दफ्तरों में कागज कलम लेकर काम करते थे, कंप्यूटर नहीं। सरकार के कामकाज से भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था। विदेशी मदद पर चल रही सरकार बेअसर थी। निमित कहते हैं कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी संसाधन ही नहीं थे। देश के एक बड़े हिस्से पर कोई हुकूमत ही नहीं थी, न पुलिस थी, न दूसरे सरकारी अमले। सत्ता के शून्य में एक बार फिर से तालिबान की वापसी हुई। तालिबानी लड़ाके गांव-गांव जाकर फिर से लोगों का समर्थन जुटाने लगे। बुनियादी चीजों के लिए जूझते लोगों पर दबाव बनाया गया। निमित कहते हैं कि तालिबानी लड़ाके गांव की बिजली काट देते थे, फिर जो पैसा देता था उसकी बिजली सप्लाई बहाल होती थी। इस तरह से तालिबान ने करोड़ों की रकम जुटा ली। तालिबान ने अफीम की खेती भी शुरू कर दी। हजारों टन अफीम का उत्पादन करके तालिबान ने करोड़ों रुपए का कारोबार शुरू कर दिया। अवैध वसूली और अफीम की खेती से हुई आमदनी से अफगानिस्तान में तालिबान एक बार फिर से ताकतवर हो गया। अब वो नए दौर के हिसाब से बदल भी रहे थे। कभी टीवी पर पाबंदी लगाने वाले तालिबानी लड़ाकों ने अपने प्रचार के लिए वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे। वो दावा करते थे कि जनता उनके साथ है और वो एक बार फिर दुनिया को चौंकाने को तैयार है। वो सोशल मीडिया, इंटरनेट और टीवी का बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। धीरे धीरे तालिबानी राज फिर से पांव पसारने लगा था। गांवों से कस्बों और कस्बों से शहरों तक उनकी हुकूमत फैल रही थी। अगर आप अब ये सोचें कि अब सिर्फ अवैध वसूली और अफीम की खेती से हुई इस कमाई से यह हुआ था, तो ऐसा नहीं था। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा उभरने के पीछे थी एक विदेशी ताकत। एंटोनियो जस्टोसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अफगानिस्तान में काम किया है। एक दौर में वो आराम से काबुल से बाहर जाकर घूमकर लौट आते थे। ऐसे ही कई दौरों में वो तालिबानी लड़ाकों से मिले थे, मगर ऐसा करना अब उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। एंटोनियो कहते हैं कि तालिबान को कई विदेशी ताकतों से समर्थन मिलता है। इनमें से सबसे पहले नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान शुरू से ही तालिबान का समर्थन करता रहा है। वो उन्हें हथियार, पैसे और छुपने की जगह मुहैया कराता रहा है। तालिबानी सेना में भर्ती के लिए पाकिस्तान में मौजूद अफगानी शरणार्थी बहुत काम आते हैं। वो सताए हुए बेघर बेमुल्क लोग अपने वतन के लिए लड़ने और जान गंवाने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। एंटोनियो कहते हैं कि आज की तारीख में अफगानिस्तान में 2 लाख या इससे भी ज़्यादा तालिबानी लड़ाके हैं। इनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान के शरणार्थी कैंपों से आए हुए लोग हैं। तालिबानी लड़ाकों की तादाद आज इस्लामिक स्टेट या अलकायदा जैसे चरमपंथी संगठनों से भी ज़्यादा है, जो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई एक तरीके से खबर है। ये इन लड़ाकों को नियमित रूप से तनख्वाह देनी होती है। तालिबान ये ज़रूरत सिर्फ पाकिस्तान की मदद से पूरी नहीं करता, इसलिए उसने अपने नए दोस्त तलाश लिए हैं। 2005 में नाटो सेनाओं ने अफगानिस्तान में अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया था। नाटो ने दक्षिण और पश्चिम में यानी ईरान से लगी सीमा पर हमले तेज कर दिए थे। पाकिस्तान के अलावा ईरान ने भी तालिबान को एक दौर में पैसे, हथियार और छुपने की जगह मुहैया कराई थी। हालांकि अब ईरान तालिबान को सपोर्ट नहीं करता, मगर तालिबान ने नया सहयोगी तलाश लिया है। अमेरिका का आरोप है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान को रूस से हथियार और दूसरी मदद मिल रही है। हालांकि रूस ने इससे इनकार किया है। सवाल यह है कि रूस तालिबान की मदद क्यों कर रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि रूस इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए तालिबान की मदद कर रहा है। वहीं एंटोनियो जस्टोसी कहते हैं कि रूस असल में अफगानिस्तान में अमेरिका से अपनी कुछ बातें मनवाना चाहता है, इसलिए वो तालिबान की मदद करके अमेरिका को ये संकेत दे रहा है। तो ये रही तालिबान की कुछ खास बातें।
फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक दीजिए मुझे मनीष पांडे।